वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। मैं एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव इन्फोग्राफिक अभी देख रहा था और उसको जब मैं देख रहा था तो मैंने कहा इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बननी चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग गलत परसेप्शन रखते हैं इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन आपको पता है कि आपकी जो भी वेल्थ है उसको बहुत तेज़ी से इरोड कर रही होती है, बट एट द सेम टाइम बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इन्फ्लेशन से भी ज़्यादा आपको इम्पैक्ट कर रही होती हैं। मतलब जो नॉर्मल इन्फ्लेशन रेट्स हैं वो उससे ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। तो हम उस पर बात करेंगे, इस पर्टिकुलर इन्फोग्राफिक के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। उसके अलावा मैंने एक यूएस की स्टडी देखी फेडरल रिजर्व की, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि 1986 से लेकर अब तक किस तरह से लोगों की वेल्थ कॉम्पोजिशन चेंज हुई है, स्पेशली अगर उनकी इनकम को ले लें या टॉप 50%, बॉटम 50%, टॉप 0.1%, किस तरह की लोगों की वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, उसको भी हम देखेंगे क्योंकि जब इन्फ्लेशन की बात आती है, अपने आप को बचाने की बात आती है इन्फ्लेशन से, तो हमें एसेट्स में इन्वेस्ट करना पड़ता है। किस किस किस्म के एसेट्स में लोग इन्वेस्ट करते हैं, हम उस पर बात करेंगे। विदाउट फर्दर डू, लेट्स बिगिन। सो इस पिक्चर को देखेंगे अगर आप, तो इसके अंदर मैं हाईलाइट कर दूं, लेट्स से यहाँ पर ओवरऑल इन्फ्लेशन है जिसकी हम बात करेंगे। हम लेट्स से हॉस्पिटल सर्विसेज की बात करते हैं, हम कॉलेज ट्यूशंस एंड फीस की बात करते हैं, हम लेट्स से टीवीज की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ओवरऑल इन्फ्लेशन जो है वो 92.6% बढ़ गई है। 92.6% का मतलब ये है कि ये 25 साल के अंदर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 2000 से लेकर 2025 तक की, तो ये 25 ईयर्स के अंदर जो टोटल इन्फ्लेशन है, हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात हो रही है, यानी कि जो टोटल गवर्नमेंट कह रही है, यूएस की गवर्नमेंट अगर की बात करें तो वो कह रही है 92.6% की इन्फ्लेशन हो चुकी है। ऑलमोस्ट डबल हो गई हैं प्राइसेस। बट एट द सेम टाइम इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सेगमेंटल इन्फ्लेशन। हम सेगमेंटल इन्फ्लेशन की बात करेंगे, बट अगर इसको एनुलाइज्ड रेट के ऊपर लाया जाए, एनुलाइज्ड बेसिस के ऊपर बात की जाए, तो ये 2.7% का नंबर बनता है। अगर कोई सिंपली इसको डिवाइड करने की सोच रहा है, 92.6 को डिवाइड करते हैं 25 ईयर से, तो आपको एनुलाइज इन्फ्लेशन मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि इन्फ्लेशन भी कंपाउंड हो रही होती है। तो उसका एक फॉर्मूला होगा जिसके थ्रू आप चैट जीपीटी पे भी डाल सकते हैं, गूगल पे भी डाल सकते हैं कि अगर आप 25 साल के अंदर 92.6% इंक्रीज हुई है किसी चीज़ की प्राइस, तो एनुलाइज्ड बेसिस के ऊपर उसका रिटर्न, मैं बार बार बोल रहा हूँ लेकिन उसका रेट क्या है। इसी तरह से हॉस्पिटल सर्विसेज जो कि ऑलमोस्ट 281% के ऊपर इंक्रीज हुआ है उनकी प्राइसेस के अंदर, तो 281% के तकरीबन जो वैल्यू बनेगी एनुलाइज, वो 5.5% बनेगी। यानी कि कोई हॉस्पिटल सर्विस आज $10 की कोई हॉस्पिटल सर्विस कॉस्ट कर रही है, वो 281% बढ़ जाएगी और उसकी एनुलाइज रेट 5.5% है। इसी तरह से कॉलेज ट्यूशन की बात करें तो वो 196.7% की करीब उसकी वैल्यू है, और अगर इसको एनुलाइज बेस पे देखें तो 4.47% बनेगा। इसको इस तरह से समझ लें कि अगर आप 25 साल बाद की प्लानिंग कर रहे हैं और आज देख रहे हैं कि आप लेट्स से 25 साल की एज, तो हम ज़्यादा कह रहे हैं लेकिन चले 25 साल की, क्योंकि इसके अंदर एग्जाम्पल है, इसी तरह से तो हाइपोथेटिकली बात कर लेते हैं। तो 25 साल के अंदर अगर फर्ज करें आज कोई यूनिवर्सिटी $100,000 चार्ज कर रही है, तो आज से 25 साल बाद यही जो वैल्यू होगी, इसको आप 196% से कैलकुलेट करेंगे तो तकरीबन 295 के डॉलर्स। सो ये फीस आपको पे करनी होगी अगर आप बच्चों की एजुकेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 3 टाइम्स आप 25 साल के अंदर वैल्यू बढ़ जाएगी। एंड सिमिलरली जो दूसरा पॉइंट है इसके अंदर सेगमेंटल इन्फ्लेशन के अंदर, तो यहाँ पर जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ये प्राइस में कम हुई है, जिसके अंदर टीवी हो गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, सेलफोन सर्विसेज हो गई, क्लोथिंग हो गई, फर्नीचर हो गया या न्यू कार्स हो गई। तो कुछ कुछ पॉइंट्स पर ये चीज़ें कम हुई हैं। अब जाहिर सी बात है, गाड़ियों की प्राइसेस यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह से बढ़ी थी। अगर मैं इस पॉइंट पर देख लूँ तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ी थी कोविड के बाद से, और फिर जो अभी वॉर सिचुएशन हुई है उसके अंदर भी थोड़ी सी प्राइसेस बढ़ी हैं। बट यहाँ पर एक आउटलायर है, अदरवाइज यूजुअली गाड़ियों की प्राइसेस कम हुई हैं। टेक्नोलॉजी की इंप्रूव हुई है तो टेक्नोलॉजी की प्राइसेस भी कम हुई हैं। जैसे सेल फोन के की बात करें या सॉफ्टवेयर सर्विसेज की बात करें, तो जो वैल्यू प्रोवाइड हो रही है उससे कंपेयर करें तो आपकी प्राइसेस कम होती जा रही हैं। अगर उसको मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से लूँ कि लेट्स से जिन चीज़ों में हम कंजम्पशन की तरफ जा रहे होते हैं, गाड़ियों में, मोबाइल फ़ोन्स के अंदर, तो आज आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे तो कल उसकी प्राइस डेफिनेटली नीचे जाएगी। आज कोई नई गाड़ी खरीदते हैं, 10-15% एक साल के अंदर उसकी प्राइस नीचे चली जाती है, किसी किसी कंडीशन में और ज़्यादा नीचे चली जाती है। मोबाइल फ़ोन की प्राइसेस भी 10-15%,
5% इसी तरह से नीचे चली जाती हैं, तो वो आपको यहाँ नज़र आ रहा है। बट जो सर्विसेज़ की कॉस्ट हैं, जो पढ़ाई की कॉस्ट है, जो और डिफरेंट चीज़ों की कॉस्ट है, हाउसिंग की कॉस्ट है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि वो राइजिंग एक ट्रेंड ही है। ऑफ कोर्स इसमें कुछ साल ऐसे होंगे जिसमें कुछ चीज़ें कम होंगी, कुछ चीज़ें ज़्यादा होंगी, बट ओवरऑल इनका जो ट्रेंड होगा वो आगे की तरफ जा रहा होगा। अब उसके अंदर जो जो वेजेस हैं वो तकरीबन कोई, अगर हम उसको एनुअलाइज़ बेसिस के ऊपर ले लें, तो 131% को एनुअलाइज़ बेसिस के ऊपर लेंगे तो 3.4% ग्रोथ है। ऐसा है कि नहीं है, ये आप मुझे बताएँ, क्या 3.4% की ग्रोथ आपको नज़र आई है पिछले 20-25 सालों के अंदर वेजेस के अंदर? मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। अगर कोई बंदा नॉर्मल जॉब कर रहा है और वो एक ही जॉब के अंदर है या इवन 2-3 जॉब्स भी चेंज कर रहा है, तो एनुअलाइज़ बेसिस के ऊपर 3.4%, आई थिंक इट्स अ बिट ऑफ अ बिग आस्क, जो कि ऐसा नहीं होता। सो इसलिए जो इसके अंदर ग्रोथ नज़र आ रही है इनकम के अंदर, वो मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा प्रोफाउंड नहीं है। डेटा थोड़ा-सा आगे-पीछे हुआ हुआ है, बट जो ओवरऑल पिक्चर है वो मेरे ख्याल से सही है। कुछ चीज़ों के अंदर आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती है, कुछ चीज़ों के अंदर इन्फ्लेशन उस तरह से नहीं बढ़ती जिस तरह से बढ़ना चाहिए, और कुछ चीज़ों में प्राइसेज़ कम की तरफ जा रही होती हैं। एक और चीज़, जब मैं ये कर ही रहा था वीडियो के लिए प्रिपेयर, तो मैंने ये एक डेटा मुझको मिला फेडरल रिज़र्व का, जो कि यूएस का डेटा है। इसके अंदर अगेन हम डिबेट कर सकते हैं कि ये कितना इम्पैक्ट करता है दूसरे कंट्रीज़ पे, बट आई थिंक वहाँ का डेटा बहुत ज़्यादा एक क्लियर डेटा होता है, तो उसको यूज़ करना ज़्यादा आसान होता है। तो मैं अगर इसी चीज़ को देखूँ, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो अगर मैं इसके अंदर फ़र्स्ट करें, पहले कहूँ कि एसेट कौन-कौन से हैं, तो एसेट्स के अंदर रियल एस्टेट एक एसेट है, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स एक एसेट है जो कि आपके पास है, जैसे गाड़ियाँ हैं आपकी, और भी चीज़ें हैं जो आपके आपके यूज़ में हैं। कॉर्पोरेट इक्विटीज़ हैं, यानी कि स्टॉक्स हैं आपके पास। देन पेंशन बेनिफिट्स हैं, पेंशन एंटाइटलमेंट्स हैं, कुछ अलग बिज़नेसेस हैं, अनइनकॉर्पोरेटेड बिज़नेसेस हैं, और डिफरेंट किस्म के एसेट्स हैं। तो 1989 से लेकर आपके पास डेटा है 2026 तक का। इसके अंदर अगर हम एवरेज वेल्थ देखेंगे, तो आपके जो एसेट्स हैं बिटवीन डिफरेंट वेल्थ परसेंटाइल्स, वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। सो जो टॉप के 0.1% वेल्दी लोग हैं, वो किस तरह से अपने एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, और जो बॉटम के 50% हैं, उन लोगों ने कैसे उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। प्लस ये कि और जो लोग हैं बिटवीन 99 टू 99.9%, 90 टू 99%, 50 टू 90% उन लोगों ने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो आप ये देख रहे हैं कि जो टॉप के जो लोग हैं, वो उनकी जो ज़्यादातर इक्विटी इस वक्त 2026 के अंदर हेल्ड है, वो है स्टॉक्स के अंदर, डिफरेंट कॉर्पोरेट एंटिटीज़ के अंदर, जिसमें म्यूचुअल फंड्स भी आ जाते हैं, स्टॉक्स भी आ जाते हैं, कुछ बिजनेसेस भी आ जाते हैं। जो उनके अपने बिजनेसेस होते हैं अनकॉर्पोरेटेड, वो भी उसके अंदर है। तो इनके जो बिजनेस ओनरशिप का कंपोनेंट है वो ज़्यादा है। इंटरेस्टिंगली रियल एस्टेट का कंपोनेंट परसेंटेज में इतना नहीं है। अच्छा, यही चीज़ अगर हम लेवल्स में देख लें, ये तो हम परसेंटेज की बात करें ना, लेवल्स में देख लें, तो आपको नज़र आ रहा है कि टॉप 0.1% वो बॉटम 50% से ज़्यादा वेल्थ उनके पास रखी हुई है, और जो बॉटम 50% है उनकी ज़्यादातर वेल्थ रियल एस्टेट के अंदर है, जबकि जो टॉप 0.1% है उनकी जो वेल्थ है वो ज़्यादातर कॉर्पोरेट इक्विटीज़ के अंदर है, यानी कि उनके जो अपने बिजनेसेस होंगे या म्यूचुअल फंड्स या उनके जो स्टॉक्स होल्डिंग है उसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा जो अन इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस है उसके अंदर भी मौजूद है। इसी तरह से 90 टू 99.9 सॉरी 99 टू 99% भी कुछ इसी तरह की पिक्चर शो कर रहा है, बट 90 टू 99% के अंदर जो आपको नज़र आ रहा है, वो परसेंटेज वाइज तो मुझे लग रहा है वही है, बट उसके अंदर भी रियल एस्टेट का कंपोनेंट ज़्यादा है। 50 टू 90% के अंदर भी रियल एस्टेट का कंपोनेंट और ज़्यादा है। और अगर परसेंटेज में देखें तो सबसे ज़्यादा, अगर शेयर इन परसेंटेज देखें, तो सबसे ज़्यादा जो बॉटम 50% लोग हैं, उनको लगता है कि रियल एस्टेट एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। जबकि आपको उनको देखना चाहिए जो कि टॉप के लोग हैं। ओनरशिप इज़ द मेन थिंग, यहाँ ओनरशिप आपको नज़र आती है इसके अंदर। अच्छा, इसके अलावा अगर हम एज वाइज देख लें, उसके अंदर भी आपको नज़र आएगा कि जो लोग अंडर 40 हैं, वो किस तरह से अपनी वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। आप पॉज करके इसको देख सकते हैं, मैं इसका लिंक भी लगा दूंगा इस वेबसाइट का, बहुत अच्छी वेबसाइट है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। इसी तरह से 70 प्लस के लोग किस तरह से अपनी वेल्थ को लेके चल रहे होते हैं आगे। इसी तरह से अगर एजुकेशन वाइज देखें, तो अगर हम एजुकेशन वाइज देखें और लेवल्स में देखें, जैसे आज लोग कहते हैं ना कि एजुकेशन लेने का फ़ायदा नहीं है, एजुकेशन लेने का फ़ायदा है। आप देख रहे हैं कि जितनी मेजर वेल्थ इस वक्त मौजूद है वो कॉलेज ग्रेजुएट के पास मौजूद है। जिन्होंने कोई हाई स्कूल नहीं किया उनके पास कितना है, जिन्होंने हाई स्कूल किया उन्होंने उनके पास कितना है, जिनका कुछ थोड़ा बहुत कॉलेज है उनका उनके पास कितनी वेल्थ है, और जिनके पास कॉलेज डिग्री है उनके पास कितनी वेल्थ है, क्योंकि आपका इसके बाद नेटवर्क जो बन जाता है उसके अंदर आपको फ़ायदा डेफिनेटली होता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि हमने थोड़ा सा रह गया,
इनकम परसेंटाइल के अंदर भी आपको नज़र आ जाएगा। अच्छा, ये इनकम परसेंटाइल भी वही है कि आपकी जो अपार्ट फ्रॉम योर लेट्स से जो वेल्थ परसेंटाइल है, इनकम की बेसिस के ऊपर अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करें तो वो किस तरह से परसेंटेज में नज़र आएगा। बट अगर मैं दोबारा से वेल्थ परसेंटाइल के ऊपर जाऊँ और यहाँ देखूँ कि 1989 में क्या सिचुएशन थी और आज क्या सिचुएशन, तो ये आज की सिचुएशन आपको नज़र आ रही है। 1999 में ये सिचुएशन थी। आप देख सकते हैं कि top 0.1% are almost same as bottom 50%, बट अगर हम आज देखेंगे तो टॉप 1% हैव इंक्रीज्ड मोर देन द बॉटम 50%। और ये चीज़ कोई रिवीलिंग तो नहीं है मेरे ख्याल से, बट डेटा ही आपको प्रूव कर रहा है कि इस तरह से हुआ है कि जो लोग अपनी वेल्थ को सही से ग्रो करना चाहते हैं, करते हैं, वो ऑफ कोर्स जो मेजॉरिटी है उनसे पीछे उनसे आगे चले जाते हैं मेजॉरिटी से, यानी कि आपकी जो 50% की आवाम है वो पीछे रह जाती है कंपेयर टू टॉप 0.1%। मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि इक्वलिटी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, जो सिस्टम है वो रिग्ड है, नहीं है, वो ये सारी अलग बातें हैं। बट आज भी आप यूट्यूब वीडियोस में, सोशल मीडिया के ऊपर नीचे कमेंट्स जो देखेंगे, वो बॉटम 50% के लोग होते हैं। उनको नहीं पता कि जो टॉप के लोग हैं या जो प्रोग्रेसिव माइंडसेट है वो किस तरह से काम करता है। ज़्यादातर इसी तरह के कमेंट्स आते हैं मेरी अपनी वीडियोस के अंदर भी। सो इट इट शोज़ कि आपकी प्रोडक्टिविटी किस लेवल के ऊपर है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि इन्फ्लेशन से बचा कैसे जाए, तो इन्फ्लेशन से बचने का तरीका सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स है। आप अगर अपने डे जॉब के अंदर जो भी कर रहे हैं उसमें आपको अपने पैसे बढ़ाने हैं, वो आपकी एक्टिव इनकम है, उसमें आपको अपने जो जो इनकम में ग्रोथ लानी है वो अपनी जगह पर है, इट्स मैंडेटरी। बट जो एग्जिस्टिंग वेल्थ है उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए आपको हर सूरत में इन्वेस्टमेंट करनी है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए मैं अगेन, क्योंकि मैं बात करता हूँ पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होते हैं गल्फ एक्सपर्ट्स के लिए, तो मैं हमेशा बात करता हूँ कि आप जब आ ही गए हैं ऐसे कंट्री के अंदर जो कि आपको हेल्प आउट करता है, आपको आपकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ में हेल्प हेल्प आउट करता है, लेट्स से आपको कोई रुकावट नहीं होती कि आप कहीं इन्वेस्ट करें। अभी जो रिसेंटली वॉर के अंदर भी हमने देखा है, स्पेशली यूएई के अंदर कोई आउटफ्लो के अंदर प्रॉब्लम नहीं थी। आप आज यूएस के स्टॉक्स के अंदर पूरी अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 100% आपकी जो सैलरी आ रही है वो पूरी की पूरी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई रोकेगा नहीं आपको। जबकि आप अगर साउथ एशिया से हैं, इंडिया पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान में तो नामुमकिन है कि आप अपने बैंक अकाउंट से किसी बाहर की स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करें। इंडिया में फिर भी ऑप्शन है, बट उसमें भी कैप्स होते हैं, उसमें भी टैक्सेस होते हैं, यूएई में नहीं होते। सो आप जब यूएई में आ ही गए हैं तो यहाँ पर आप मेक श्योर करें कि जहाँ बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्ट करने का वो करें। अब यहाँ पर S&P 500 का कैलकुलेटर है, अगेन मैं इसके ऊपर मल्टीपल वीडियोस बना चुका हूँ, बट जस्ट टू शो यू समथिंग, जुलाई 1986 के अंदर अगर आपने इन्वेस्ट किया होता S&P 500 के अंदर और अभी तक इन्वेस्टेड आप होते, तो आपके जो लेट्स से $10,000 हैं वो इस वक्त आपके, अगर आप डिविडेंड्स को ना देखें, डिविडेंड्स को वैसे ही छोड़ दें, तो डिविडेंड्स को यूटिलाइज कर लें, तो आपके ऑलमोस्ट $300,000 आपके पास होते। लेकिन अगर आप डिविडेंड्स को री इन्वेस्ट कर देते तो आपके पास कितने पैसे होते हैं? आपके पास ऑलमोस्ट $700,000 होते। दिस इज, वी आर टॉकिंग अबाउट वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बट आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जाम्पल कि आप $10,000 से कहाँ पहुँच सकते थे, बोथ इन टर्म्स ऑफ यूटिलाइजिंग द डिविडेंड्स थ्रू आउट, यानी कि आप डिविडेंड्स को यूटिलाइज करते रहते, कंज्यूम करते रहते, या कंज्यूम नहीं करते और उनको भी री इन्वेस्ट करते रहते S&P 500 के अंदर। तो यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा सा चार्ट नज़र आ रहा है। बट एट द सेम टाइम जो इन्फ्लेशन आपकी इन्वेस्टमेंट के साथ करता है वो ये करता है। अब आप देखें, जो चीज़ $7 लाख पे पहुंच गई थी वो इस वक्त दोबारा से $233 पे आ गई। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं ना इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स की, तो हम हमेशा एब्सोल्यूट नंबर्स में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन का मैं भी उसके अंदर अक्सर बात नहीं करता कि इन्फ्लेशन आपको हिट कर रही होगी, क्योंकि वो आपको समझ नहीं आता। बट आई थॉट कि यहाँ पर मैं शो करूँ कि इन्फ्लेशन किस तरह से हिट कर रही होती है। तो जो चीज़ आपके पास $10,000 थे, तो फिर भी इट्स अ कंसिडरेबल अमाउंट। अगर आपके पास 2 लाख, लेट्स से $2,20,000 बन रहे हैं $10,000 के ओवर द पीरियड ऑफ, लेट्स से 1986 से बात कर रहे हैं, तो अभी हम कितना टाइम हो गया हमको, इस वक्त ऑलमोस्ट 40 साल हो गए। 40 साल के अंदर $10,000 आपके $2,20,000 बन रहे हैं, इन्फ्लेशन एडजस्टेड। यानी कि आपको इन्फ्लेशन ने हिट ही नहीं किया इस टाइम में, अगर आप इन्फ्लेशन को ले आते हैं बीच में। इन्फ्लेशन के बगैर तो आपके $7 लाख ये बन रहे हैं। सो द ओनली वे दैट यू कैन बीट इन्फ्लेशन इज थ्रू इन्वेस्टिंग। और इन्वेस्टिंग एक अच्छे एसेट क्लास के अंदर होनी चाहिए, ग्रोथ वाले एसेट क्लास के अंदर होनी चाहिए। स्टॉक मार्केट इज़ अ ग्रोथ एसेट क्लास। एक प्रॉब्लम सिर्फ स्टॉक मार्केट की ये है कि यहाँ पर आपको लेवरेज नहीं मिलता, यानी कि आपके पास जैसे रियल एस्टेट के अंदर होता है ना, मॉर्गेज ले लेते हैं आप सिर्फ 10% पे करते हैं, 20% पे करते हैं, एंड देन यू गो ऑन दैट पर्टिकुलर एसेट फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स।
रियल एस्टेट में ऐसा हो जाता है, स्टॉक में ऐसा नहीं होता। तो आपको लेवरेज इन्वेस्टिंग नहीं होती है, बट लेवरेज मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें बहुत सारे एक एक साहब ने बहुत ज़्यादा उसमें कमेंट किया था कि लेवरेज हो सकता है, बट लेवरेज इज़ नॉट समथिंग व्हिच पीपल टेक ऑन स्टॉक मार्केट। जबकि ले सकते हैं, अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं तो कर भी सकते हैं, बट इट्स नॉट ऑलवेज द केस दैट पीपल गो फॉर लेवरेज। बट इन ऑल केसेस मेरे ख्याल से इन्वेस्टिंग आपको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए करनी चाहिए। मिनिमम 7 से 10 साल का अगर आपका होराइज़न है, तो आपको लाज़मी इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। और इन्वेस्टिंग ये नहीं है कि नेशनल बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया, पाकिस्तान में नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट कर दिया, दैट इज़ नॉट काउंटेड टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग, बिकॉज़ वो फिक्स इनकम है। फिक्स इनकम के अंदर 4 टू 8% के रिटर्न आपको मिल रहे हैं। अब आप ये देख लेना कि पिछले 4-5 साल के अंदर जो आपको एट बेस्ट इन्वेस्टिंग रिटर्न्स थे फिक्स इन्वेस्टिंग के, यूएई के अंदर तो आपको एट मैक्स 5 टू 6% मिल रहे थे। पाकिस्तान में चले जाएंगे, आपको रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू आपको 8% का रिटर्न मिल रहा था एक ज़माने में, एनुअलाइज्ड बेसिस के ऊपर। बट अभी इंडिया ने 7% का आई थिंक एफसीएनआर का रिटर्न शुरू किया है। बट ड्यूरिंग दिस होल टाइम एवरेज जो यूएस के रिटर्न्स हैं वो तकरीबन 12% के या इससे भी ज़्यादा के रिटर्न्स हैं। तो 12% 13% के रिटर्न्स, और ये वही बात है कि ये एवरेज रिटर्न्स लास्ट 4-5 ईयर्स के हैं। अगर आप ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 20-30 ईयर्स चले जाएंगे, तो आपको फिर भी ये 9-10% के भी करीब मिल सकते हैं। सो जो कंपाउंडिंग होती है ना, वो फॉर इवन विद 1% 2% इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। एंड देन जो फिक्स इनकम के रिटर्न्स होते हैं, हमने इसके ऊपर अलग से वीडियो भी बनाई हुई है। उसके अंदर बहुत सारे और कैविएट्स होते हैं, वो गारंटीड नहीं होते। आपके रिटर्न्स आगे पीछे फ्लक्चुएट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन the inflation rate, depending on what banks are offering right now. So it depends on a lot of factors. But जो long term की investing होती है, अगर स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं, तो over the long period of time कुछ साल ऐसे आएंगे जिसमें ऊपर नीचे हो सकता है, एट सम टाइम्स ड्रॉ डाउन हो सकता है 30% का। बट अगर आपने डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग की भी है उसके अंदर, सो यू आर आई थिंक सेफ। मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ। अभी अगर कोई नया बंदा मेरे पास आता है, मुझसे पूछता है कि कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि अगर आप बिल्कुल नए हैं तो सर्वा से स्टार्ट करें। सर्वा इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। यू कैन गेट रेफरल बोनस ऑफ 3000 dirhams इफ यू यूज़ माई रेफरल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। इसके अलावा आप रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दुबई की रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आपको स्टेक जैसा प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर आपको 250 दिरहम्स का रेफरल बोनस मिल सकता है। अगेन लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। मैंने पॉडकास्ट भी की हुई है अब्दुर्रहमान नजम के साथ अबाउट पाकिस्तान के स्टॉक्स में किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगेन मेरा लिंक आपको थोड़ा बहुत रेफरल बोनस भी मिल जाएगा उसके अंदर, अगर आप मेरा लिंक यूज़ करते हैं। एवरीथिंग इज़ देयर ऑन दिस चैनल। 1200 वीडियोस मैंने अब तक कर चुका हूँ पर्सनल फाइनेंस पे, जिसमें रियल एस्टेट भी होती है, जिसमें स्टॉक इन्वेस्टिंग भी होती है। मैं वन ऑन वन सेशंस भी ले रहा होता हूँ। हमारी एक पेड कम्युनिटी भी है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो आपको कुछ लिंक्स नज़र आ रहे होंगे एंड स्क्रीन के ऊपर, जो मैंने लास्ट वीडियोस अपलोड की थी फॉर सर्वा एंड स्टेक। यहाँ पर इन दोनों वीडियोस का लिंक मिल जाएगा आपको। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।